Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and mast. तो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 92B करेंगे। आज की डेट है 18/10/2021। आज हम करेंगे EVS की वर्कशीट। तो बच्चों, यहाँ नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, अक्सर बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है और कई इलाकों में तो बाढ़ की स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ यानी कि फ्लड एक प्राकृतिक आपदा है। कई स्थानों पर नदी या समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने के कारण, बांध टूटने आदि के कारण भी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इस कार्यपत्रिका यानी वर्कशीट में हम बाढ़ यानी फ्लड और उसके आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमसे इस आपदा प्रबंधन से बाढ़ की आपदा प्रबंधन से संबंधित जो प्रश्न पहला है उसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो प्रश्न पहले में प्राकृतिक आपदा से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है और जो है उसमें कुछ अधूरा अनुच्छेद है जिसमें कुछ रिक्त स्थान है और हमें एक संकेत बॉक्स दिया गया है। इस संकेत बॉक्स की सहायता से हमने इस अनुच्छेद को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इस अनुच्छेद को। बहुत अधिक डैश होने पर डैश आती है। बहुत अधिक क्या होने पर? वर्षा होने पर क्या आती है? बाढ़ आती है। तो यहाँ पर बाढ़। इस आपदा में क्या होता है? इस आपदा में जल किनारे छोड़कर भूमि पर बहने लगता है। किस पर बहने लगता है? भूमि पर बहने लगता है। बहता हुआ जल किसको? मिट्टी को। बहता हुआ जल मिट्टी को क्षति पहुंचाता हुआ ढलानों पर बहाकर ले जाता है। कभी कभी बाढ़ कुछ अन्य कारणों जैसे बांध, यहाँ पर क्या आएगा? बांध आदि के गिरने, दरार पड़ने या टूट जाने से भी आ जाती है। बाढ़ के द्वारा डैश की क्षति। किसकी क्षति? फसलों की क्षति। यहाँ पर फसलों की क्षति। डैश की हानि यानी कि संपत्ति। किसकी हानि? संपत्ति की हानि। डैश का विनाश, मानव जीवन का विनाश। यहाँ पर आ जाएगा मानव जीवन। ठीक है, मानव जीवन का विनाश व डैश रोगों का संचरण। कौन से? जल जनित यानी कि जल से पनपने वाले जो रोग हैं उसको कहते हैं जल जनित रोगों का संचरण होता है। तो आपने देखा नंबर 1 पे आएगा वर्षा, यहाँ वर्षा आएगा। नंबर 2 पे बाढ़, नंबर 3 पे जल, नंबर 4 पे भूमि, बहता हुआ जल मिट्टी यानी कि मिट्टी आएगा 5 और क्षति आएगा 6। ठीक है बच्चों, उसके बाद बांध के गिरने से, कभी कभी बांध के गिरने से, ये नंबर 7 पे आ जाएगा। ठीक है, दरार पड़ने पर टूट जाती है। बाढ़ के द्वारा फसलों की क्षति, तो 7 के बाद 8 आ जाएगा और उसके बाद 9 पे संपत्ति, फिर 10 पे मानव जीवन और 11 पे जल जनित। तो इस तरीके से ये हमारा अनुच्छेद पूर्ण होता है, इसके रिक्त स्थान पूर्ण होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या बोला गया करने के लिए? नीचे दी गई कविता को लयबद्ध तरीके से गाना है और कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कविता को लयबद्ध तरीके से गाते हैं। आओ कर लें थोड़ा इस बात पर भी मंथन, आओ कर लें थोड़ा इस बात पर भी मंथन, कैसे करें हम मिलकर आपदा प्रबंधन।
आपदा प्रबंधन, हाँ आपदा प्रबंधन। यदि बाढ़ आ चुकी हो तो बिल्कुल ना घबराएं, सूझबूझ से काम लें, औरों का हौसला बढ़ाएं। बहते हुए पानी में पैदल कभी न जाएं, यदि मुसीबत में कोई हो तो मदद का हाथ बढ़ाएं। बहते पानी में यदि गाड़ी रुक जाए तो झटपट गाड़ी को छोड़ ऊंचे स्थान पर जाएं। गिरे हुए बिजली के तारों से खुद को बचाएं, अपना व औरों का भी हौसला बढ़ाएं। कोई आपदा आए तो थोड़ा दिमाग लड़ाएं, झट आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 108 पर फ़ोन लगाएं। तो इस तरीके से बच्चों ये कविता है, जिसको आप और अच्छी तरीके से लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं। और इसी कविता में हमें आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर भी बताया गया है, जो हमसे प्रश्न 1 में पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर बताइए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 108। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न संख्या 2 में। बाढ़ आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ठीक है बच्चों, और किन्हीं 4 सावधानियों को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, सावधानी में ही समझदारी होती है। ठीक है, सावधानी में ही समझदारी होती है। तो हमें ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हम बाढ़ की हानि से हम अपने आप को बचा सकें। तो नंबर 1 है, बहते हुए पानी में पैदल कभी न जाएं। बहते हुए पानी में पैदल कभी न जाएं, ये पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, बहते पानी में गाड़ी यदि रुक जाए तो जल्दी से गाड़ी को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाना है। ठीक है, बहते पानी में गाड़ी यदि रुक जाए तो जल्दी से गाड़ी को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाना है, ये दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी, गिरे हुए बिजली के तारों से खुद को बचाना है, क्योंकि बिजली के तार अगर पानी से टच हो गए तो बेटा पानी में करंट होता है और सब जगह पानी होता है। ठीक है, अगर पानी से हमारा शरीर टच कर गया तो हमारी उसी टाइम ही मृत्यु निश्चित है। उसके बाद झटपट तुरंत 108 हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन लगाना है। तो ये 4 सावधानियां हमने बरतनी है और इनको आपने अपनी कॉपी में भी लिखना है। अब उसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ऐसे ही कुछ अन्य सुझाव अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से पता लगाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, बाढ़ से बचने के बहुत सारे सुझाव हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम किसी चीज़ से बचना चाहते हैं तो उसका कारण हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो बेटा इस समय पे बाढ़ जो है किन कारणों से होती है ये हमें ज़रूर पता लगाना चाहिए। तो बाढ़ का सबसे मुख्य कारण इस समय ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है बच्चों? GLOBAL, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है जो हमारा जो विश्व है, हमारी जो धरती है, वो तेज़ी से गर्म हो रही है। ठीक है, तो उसके गर्म होने से क्या होता है, जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनमें हिम है, हिमशैल जिसको कहते हैं, जो हिम के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो अचानक से पिघलने लगते हैं। और पिघल कर कहाँ जाएंगे? मैदानी इलाकों की तरफ जाएंगे। तो पिघल कर वो मैदानी इलाकों में बहने लगता है वह पानी, और मैदानी इलाके क्या होते हैं? पानी से भर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो। तो ऐसी किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, ऐसी किसी वस्तु के प्रयोग में रोक लगानी है, ऐसी सभी वस्तुओं के प्रयोग पर रोक लगानी है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है बच्चों, और अधिक से अधिक प्लांटेशन करना है, प्लांट्स लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, जिससे जो हमारी धरती है वो उस पर ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट ना आए, उसका ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव ना आए। ठीक है,
तो जितना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतनी अधिक गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, तो पौधे लगाने से क्या होता है बच्चों, पौधे को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और वो क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से हमारी पृथ्वी पर बैलेंस रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे पौधे लगाने हैं। प्लांटेशन ड्राइव युद्ध स्तर पर बिल्कुल मतलब बहुत ही बड़े स्तर पर जो है प्लांटेशन ड्राइव को फॉलो करना है, और उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकना है। ऐसी वस्तुएं जो हैं प्रयोग में नहीं लानी, ऐसी वस्तुओं पर रोक लगानी है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। अच्छा, बाढ़ स्तर से ऊपर, ऐसी बाढ़ के नुकसान को नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए हमने क्या करना है, बाढ़ स्तर से ऊपर की इमारतें यानी बिल्डिंग्स बनानी हैं। ठीक है, जिससे बाढ़ का प्रभाव कम हो। और वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स हर बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होने चाहिए, अनिवार्य होने चाहिए कि हर बिल्डिंग पे वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बने। जिससे क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट में क्या होता है कि हम जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो जब बारिश का पानी बहेगा नहीं, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो वो फालतू में जो है इधर उधर नहीं बहेगा। ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, बाढ़ का पानी जो है बाढ़ की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद होता है ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करना। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, किस तरीके से, सबसे पहले हमने पॉइंट लिखा था प्लांटेशन, मोर प्लांटेशन। ठीक है, मोर प्लांटेशन, मोर प्लांटेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्लांटेशन हो गया, मोर प्लांटेशन। नंबर 2, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम होगी, ऐसे वस्तुओं के प्रयोग पर रोक लगाना है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं पर रोक जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम और कौन से पॉइंट्स लिख सकते हैं, मैंने ये बताया था कि वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स को प्लांट्स का निर्माण। ठीक है, जिससे क्या होता है, पानी बहेगा नहीं, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम यानी निकासी, पानी निकासी सिस्टम। ठीक है, जो पानी का निकास होता है, पानी निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करना। ठीक है, पानी निकासी सिस्टम को कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, जल भरेगा नहीं। आपकी जो गली मोहल्ले और रोडों में जो है जल यानी कि पानी भरेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति, बाढ़ की स्थिति कम उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं। और जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर बाढ़ अधिक होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर बांधों का निर्माण करके भी, जो डैम होते हैं जिनको हिंदी में बांध कहते हैं, उनका निर्माण करके भी हम नदी के जल को
कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, डैम बिल्डिंग। उसके बाद कभी जैसे बारिश आती है, बहुत तेज़ बारिश आने की संभावना होती है, तो लोगों को चेतावनी, बाढ़ की चेतावनी देकर भी बाढ़ के नुकसान को रोका जा सकता है। तो इस तरीके से जो अपने टीचर के साथ, अपने बड़ों के साथ आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं और फिर इसे अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है बच्चों। और एक एक्टिविटी आपको दी गई है, क्या एक्टिविटी दी गई है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सहायता किस प्रकार की जा सकती है, यह भी अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। तो बाढ़ क्षेत्र के लोगों की सहायता, बच्चों जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद लोगों के जो सामान होते हैं वो बह जाते हैं, तो उनके जो ज़रूरी सामान होते हैं उनके पास कमी होती है, तो लोगों को वह सामान मुहैया कराना, उनको उपलब्ध कराना, दवाइयाँ, क्योंकि बाढ़ आती है तो उसके बाद पानी से कई सारी डिजीज़ेज़, कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, हैजा, महामारी, मलेरिया, इस तरीके से और भी कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो उन बीमारियों को रोकने के लिए दवाइयाँ लोगों को मुहैया कराना, सुविधाएं देना, तो इसमें सरकार की मदद भी और आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे जो हैं आप अपने सहयोग दे सकते हैं अपने जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लोगों की मदद करने के लिए। तो ये सब आप अपनी क्लास में अपनी टीचर के साथ, अपने पेयर ग्रुप के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो अभिभावकों के लिए एक सुझाव दिए गए हैं, बच्चों में सहयोग व मदद की भावना विकसित करने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी, आपने ध्यान से पढ़ी होगी, समझी होगी। कहीं पर भी जो है आपको कुछ परेशानी होती है तो आप अपनी टीचर से इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।